हेलो बच्चों, तो आज हम लोग क्या करने वाले, लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे, साझेदारी के बारे में हम लोग जाने थे। क्या जाने थे साझेदारी के बारे में, एक बार रिवाइज करो। चलो, साझेदारी का मतलब क्या होता है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यवसाय करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, साझेदारी कहते हैं। इसके बाद हमने क्या देखा था, साझेदार की परिभाषा किसके अधिनियम के अंतर्गत, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार। ठीक है, देखा था हमने। उसके बाद हमने देखा था साझेदारी फर्म की विशेषताएं, बहुत सारी विशेषताएं हमने देखा, यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हमने क्या देखा था, साझेदारों के फर्म में अधिकार के, एक साझेदार के फर्म में क्या क्या अधिकार होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने जान लिया था। आज हम बात करने जा रहे हैं साझेदारी सल्लेख। आप बोलोगे सर ये साझेदारी सल्लेख क्या है? इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? पार्टनरशिप डीड इंग्लिश में। एक्चुअली होता क्या है, देखो, जब एक फर्म होता है तो उस फर्म में बहुत सारे व्यक्ति मिलकर व्यापार करते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्ति। मान लीजिए यहाँ दो साझेदार हैं, ए और बी फर्म में क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। अच्छा, इसको फर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जो व्यवसाय करते हैं ना उसको अपन क्या बोलते हैं, साझेदारी फर्म। तो जब भी फर्म बोला जाएगा समझ जाना साझेदारी क्या है, वो फर्म है। अब देखो, दो साझेदार मिलकर व्यापार कर रहे हैं तो हो सकता है इनके बीच में कुछ ना कुछ मतभेद आ जाए, तो इन लोग क्या करते हैं, आपस में समझौता करते हैं। दोनों के मध्य क्या होता है, समझौता होता है। अब ये समझौता जो है वो लिखित भी हो सकता है या मौखिक भी हो सकता है। मतलब आपस में समझौता लोग मौखिक रूप से भी कर सकते हैं, हाँ भाई ठीक है, ऐसे ऐसे अपन लाभ बांटेंगे, इतना इतना पूंजी लगाएंगे, इस प्रकार से हम लोग व्यापार करेंगे। इस तरह से लोग मौखिक समझौता कर सकते हैं। या फिर समझौता क्या हो सकता है, लिखित हो सकता है। समझौता लिखित भी हो सकता है। और जब ये समझौता लिखित होता है ना, तो इस लिखित समझौते को हम लोग कहते हैं बेटा साझेदारी सल्लेख। क्या कहा जाता है? साझेदारी सल्लेख कहा जाता है। तब इस लिखित समझौते को अपन कहते हैं साझेदारी सल्लेख। यानी कि एक तरह का साझेदारी सल्लेख क्या होता है, एक लिखित स्टेटमेंट की तरह होता है, एक पत्र की तरह होता है, जिसमें फर्म के तमाम नियम, कायदे, कानून, किस प्रकार हम व्यापार करेंगे, किस चीज़ का व्यापार करेंगे, कैसे व्यापार करेंगे, कौन साझेदार कितना पूंजी लगाएगा, अगर कोई साझेदार आहरण करता है तो उसका क्या हिसाब किताब होगा, सारी चीज़ें किसमें डिटेल होती है, इस पत्र में। और अंत में सारे नियम कायदे बनते हैं, सब नियम कायदे। कई बार अपने बचपन में कुछ खेलते थे ना, अपने गेम में खेलते थे बचपन में, तो आप लोग नियम बनाते थे ना, देख उधर नहीं जाना है, इधर नहीं जाना, ये नियम है, वो नियम है, दुनिया भर का नियम बनाते थे। वो भी एक तरह का क्या होता था, समझौता आपस में। यानी आप लोग क्या करते थे, आपस में समझौता कर लेते थे, देख इधर नहीं जाना, हो जाए, मौखिक समझौता होता था ही नहीं होता था। और कई बार कोई चिढ़ भी जाता था कि नहीं ऐसा तूने बोला ही नहीं है, ऐसा तो था ही नहीं, होता है कि नहीं होता है। बस वैसी साझेदारों के साथ है, जब साझेदार भी व्यापार कर रहे हैं तो उनके बीच में समझौता होना चाहिए। तो इस पत्र में सारे नियम कायदे लिखे होते हैं, सारे नियम कायदे लिखे होते हैं। और सबसे अंत में नियम लिखने के बाद पॉइंट टू पॉइंट एक नियम लिखा होता है, और सबसे अंत में सभी साझेदारों के यहाँ पे क्या होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं। सभी साझेदारों के अंत में क्या होंगे, हस्ताक्षर होंगे। इसकी मेन कॉपी जो होगी वो साझेदारी फर्म की तिजोरी में होगी, और बाकी इसकी फोटोकॉपी हर एक साझेदार के पास रहेगी, सबको बांट दी जाती है। समझ में आया? तो साझेदारी सल्लेख का मतलब समझ में आ गया। यानी साझेदारी सल्लेख एक तरह का क्या है, लिखित समझौता है। आई बात समझ में? क्या है, एक तरह का लिखित समझौता है जो उनके बीच में। अच्छा, लिखित समझौता है, अभी समझौता लिखित है, ठीक है। या अगर समझौता मौखिक भी होगा तो भी उसको साझेदारी कह सकते हैं, सल्लेख कहा जा सकता है, परंतु सल्लेख कहना उचित नहीं होगा, उसको सिर्फ समझौता कहना उचित होगा, ठीक है। अब देखो इसके बारे में क्या लिखा आपके बुक में, डेफिनेशन लिखा है, साझेदारी सल्लेख ठहराव या अनुबंध का आशय है। मतलब साझेदारी संबंध जो है वो एक ठहराव है, अनुबंध है। अनुबंध मतलब एक तरह से समझौता करना होता है, ठीक है। ऐसे समझौते से है जिसमें साझेदारी व्यवसाय के संचालन संबंधी नियमों और शर्तों का उल्लेख किया जाता है। मतलब इसमें साझेदारी फर्म से संबंधित जो भी संचालन किया जाएगा उसके नियम और शर्त पूरे लिखे रहे होंगे। आई बात समझ में? इसके बाद बात आती है किसकी, यह समझौता लिखित या मौखिक भी हो सकता है। ये समझौता जो है वो लिखित भी हो सकता है और क्या हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, उसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन लिखित समझौता ही श्रेष्ठ माना जाता है। अच्छा ठीक है, मौखिक तो हुआ, लेकिन कल को कोई बात से क्या हो सकता है, पलट भी सकता है। तो ज़्यादा अच्छा होगा कि ये समझौता क्या होना चाहिए, लिखित हो, तो कम से कम उसको दिखा सकते हैं ना, ये देख भैया ये बोले थे। आई बात समझ में? ओके, साझेदारी सल्लेख का होना अनिवार्य नहीं है। अच्छा, साझेदारी अधिनियम कहता है कि साझेदारी सल्लेख का होना अनिवार्य नहीं है। कई साझेदार सल्लेख बना भी सकते हैं, कई साझेदार सल्लेख नहीं भी बना सकते। आई बात समझ में? तो ज़्यादा अच्छा क्या होगा, हाँ बोलो, रखना चाहिए, नहीं तो पलट जाते ना, ठीक लोग। चलो, तो समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक क्लियर है? अब सवाल उठता है कि साझेदारी सल्लेख की प्रमुख बातें कौन कौन सी है, वो कौन कौन सी बातें हैं, वो कौन कौन सी बातें हैं जो साझेदारी सल्लेख में लिखी हुई होती है। तो कौन कौन सी बातें होती है भैया?
सबसे पहला फर्म का नाम व पता। तो साझेदारी संलेख में ना फर्म का पूरा, इस पत्र में पहले तो सबसे पहला हेडिंग में फर्म का नाम और उसका पता, एड्रेस, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ लिखा होता है। आई बात समझ में? वेबसाइट सबका डिटेल होता है। उसके बाद साझेदार का नाम व पता, फर्म में कितने कितने साझेदार काम कर रहे हैं, फर्म में कितने कितने साझेदार अपना पूंजी लगाए हैं, कौन कौन साझेदार है, तो उनका बाकायदा नाम, पता, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट सब कुछ उसका डिटेल क्या होता है यहाँ पे लिखा होता है। आई बात समझ में? इंस्टाग्राम आईडी सब लिखा होता है। क्लियर है? ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। व्यापार का क्षेत्र, अगला क्या है? व्यापार का क्षेत्र। व्यापार किस प्रकार का व्यापार किया जाएगा, उसका क्षेत्र क्या होगा। मतलब व्यापार बृहद पैमाने पे किया जा रहा है, छोटा सा व्यापार किया जाता है। व्यापार तो व्यापार है यार। छोटा सा व्यापार, अगर आप गली मोहल्ले में माल बेच रहे हो तो छोटा सा व्यापार है। अगर आप पूरे शहर में माल बेच रहे हो थोड़ा सा बड़ा व्यापार है। अगर आप पूरे अपने स्टेट में माल बेच रहे हो, पूरे राज्य में, या हो सकता है पूरे देश में माल बेच रहे हो, तो व्यापार का क्षेत्र क्या है। बड़े पैमाने पर व्यापार कर रहे हो कि छोटे पैमाने पर व्यापार कर रहे हो, ये बात आती है। ठीक है, उसके बारे में पूरा डिटेल लिखा होता है। किस चीज़ का व्यापार कर रहे हो उसके बारे में बीच में डिटेल लिखा होता है। आई बात समझ में? ओके। साझेदारी की पूंजी, अब व्यापार भी अलग अलग प्रकार का होता है ना। आटा दाल चावल भी बेचकर भी व्यापार कर सकते हो, या आप शुगर का मिल डाल सकते हो, शुगर की फैक्ट्री आपने डाला हुआ, वो भी एक तरह का क्या है, व्यापार है। या मान लो हो सकता है आप जूते बनाने का बिजनेस कर रहे हो, कपड़े बिजनेस का बिजनेस कर रहे हो। व्यापार तो व्यापार का जो भी स्वरूप है, किस चीज़ का आप व्यापार कर रहे हो उसके बारे में डिटेल होता है। इसके बाद होता है साझेदार की पूंजी। देखो, एक साझेदार फर्म में कितनी पूंजी लगाएगा इसके बारे में डिटेल होता है। कौन साझेदार कितना पूंजी लगाया। तो आप बोलोगे क्या सर, आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या सर, पूंजी जो है हर साझेदार बराबर बराबर लगाता होगा। बराबर भी लगा सकता है या अलग अलग भी लगा सकता है। जरूरी नहीं कि वो हर साझेदार पूंजी बराबर बराबर लगाए। हो सकता है कोई साझेदार कम लगाएगा पूंजी, कोई साझेदार ज़्यादा भी लगा सकता है। हो सकता है इसने 10,000 लगाया, इसने 5,000 लगाया, वो उनके आपस के अनुबंध की बात है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सब बराबर से पूंजी लगाए, अलग अलग पूंजी भी लगा सकते हैं। कोई साझेदार ज़्यादा पूंजी लगा सकता है, कोई साझेदार कम पूंजी भी लगा सकता है। ठीक है। इसके बाद बात आती है किसकी, साझेदार की अवधि। अच्छा, जनरली क्या होता है, जब भी व्यापार अपन स्टार्ट करते हैं तो उसकी कोई अवधि नहीं होती। हम तो बस स्टार्ट कर लेते हैं, बस चलने दो, जब तक व्यापार चल जाए चलना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए व्यापार, ये हमारी अवधि होती है। लेकिन कई बार क्या होता है, साझेदार आपस में अवधि बना लेते हैं कि यार अपन 5 साल व्यापार करेंगे या 2 साल करके देखते। एक अवधि होता है ना, एक सेशन बना के चलते, एक सीजन बना के चलते कि अपन देखते हैं अगर ग्रो हुआ तब फिर हम इस व्यापार को क्या कर लेंगे, आगे बढ़ा लेंगे। तो एक अवधि होती है। तो साझेदारी की क्या अवधि। ठीक है। इसके बाद बात आती है आहरण संबंधी नियम। आहरण का मतलब क्या होता है, पता है ना आहरण का मतलब क्या होता है। आहरण का मतलब वेरी गुड, निजी उपयोग के लिए। जब व्यापार का मालिक अपने निजी उपयोग के लिए अपने घर, अपने व्यापार का कुछ भी माल या रोकड़ निकाल कर अपने घर ले जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, आहरण। अभी जैसे व्यापार का मालिक है, उसको आइसक्रीम, व्यापार में बैठा हुआ, उसको आइसक्रीम खाने का इच्छा हुआ तो क्या करता है, सीधा व्यापार के गल्ले से पैसा निकालता है, आइसक्रीम खा लेता है। सही बात है कि नहीं। खैर अकेला मालिक है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई उसको बोलने वाला नहीं है। लेकिन वहाँ पे मालिक 2-2 है तब बोलेगा ये क्या तरीका है यार, तू आइसक्रीम खा रहा है तो फिर मैं भी खाऊंगा। अच्छा एक की इच्छा, एक की इच्छा नहीं है, तो ऐसे में गलत हो जाएगा ना। यार हमेशा तू खा, इसका ये खबड़ू है, ये खबड़ू नहीं है, तो ये खाते रहता है हमेशा। तो बोलेगा यार व्यापार ठीक है दोनों का है, तो तू ही लुटा ले पूरा। जब आ रहा था अपने घर के लिए माल लेकर चले जा रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को माल दे दे रहा है, आओ खाओ पियो ऐश करो, इस तरह से। तो ऐसे में क्या होगा, उन लोगों के बीच में मतभेद होगा कि नहीं होगा। अब ये 10,000 का माल आहरण किया, बी बोला मैं काहे पीछे हूँ, वो भी 10,000 का माल आहरण कर लिया। फिर ये आया 5,000 का माल आहरण कर लिया। अब बी को जरूरत नहीं है माल आहरण करने की, फिर भी बेचारा क्या कर रहा है, वो किया तो फिर मैं भी क्यों करूँ, गरज बेगरज वाली बात आ जाएगी, है ना, कोई दिक्कत। तो इस तरह से आहरण, तो जब एक से अधिक मालिक है तो आहरण का भी क्या बनाया जाता है, नियम बनाया जाता है, कितना कोई आहरण करेगा। ठीक है भाई, आप व्यापार के मालिक हो, ठीक है, आप आहरण करने का आपको पूरा अधिकार है, ठीक है, लेकिन इतना भी ध्यान रखो भैया कि व्यापार को भी थोड़ा बचा लो। पता चल रहा आप लोग आहरण करते गए और बचे ही नहीं कुछ भी। आई बात समझ में। ठीक है, तो आहरण संबंधी नियम होता है। इसके बाद होता है पूंजी पर ब्याज संबंधी नियम। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। क्या बात कर रहे हैं अपन लोग, पूंजी पर ब्याज संबंधी नियम। तो समझना, देखो पूंजी पर ब्याज संबंधी नियम, देखो क्या होता है, ये फर्म है और ये फर्म के क्या है, साझेदार है। ठीक है, बताओ आपको एक कैरेक्टर में ढलना पड़ेगा, बोलो आपको क्या बनकर पढ़ना है, व्यापार बन के पढ़ना है, आप फर्म हो, आप कौन हो, फर्म हो। अब देखो ये आपके मालिक है, साझेदार मतलब ये आपके मालिक है, इन्होंने आप पर पूंजी लगाया, आपके ऊपर पूंजी लगाया, बोलो पैसा कौन रखा है, फर्म पैसा रखा है। ठीक है,
पूंजी क्यों लगाया, आपको बदले में क्या देना है, सामने वाले ने पूंजी लगाया मतलब आपको बदले में क्या देना है, लाभ देना है। क्या देना है, लाभ। क्या देना है, लाभ। यही ना, पूंजी का मतलब क्या होता है, पूंजी दोगे तो बदले में क्या मिलेगा भैया, लाभ मिलेगा। लेकिन ये साझेदार बड़े छिछोरे टाइप के साझेदार हैं। ये बोलते हैं आप लाभ तो दोगे वो अलग बात है, आप लाभ दोगे वो अलग बात है, हमको बदले में ब्याज भी चाहिए। अब बोलो यहाँ ब्याज कौन देगा, साझेदार देंगे कि फर्म देगा, फर्म देगा ना, जो पैसा रखता है वो ब्याज देता है, पता है कि नहीं पता है, जिसके पास पैसा होता है वो क्या करता है, ब्याज देता है। अगर मान लो मैंने आपको 10,000 रुपये दिया, फर्ज करो मैंने आपको 10,000 दिया, बोलो पैसा कौन रखा है, आप रखे हो, पैसे का उपयोग कौन कर रहा है, आप कर रहे हो, तो ब्याज कौन देगा, आप दोगे, भाई फायदा आप उठा रहे हो ना। उसी जगह आप मुझे पैसा दे, तो मान लो आपने मुझे 10,000 रुपये दिया, अब बोलो पैसा कौन रखा है, मैं होल्ड करके रखा हूँ, तो ब्याज कौन देगा, मैं दूंगा। आई बात समझ में, वही चीज़ यहाँ पर है। देखो फर्म के मालिकों ने फर्म को पूंजी दिया, तो फर्म के मालिकों ने पूंजी दिया, फर्म समझा कि अरे भैया मेरे को लाभ देना पड़ेगा, तो उसके मालिक बोले भैया लाभ है अलग बात है, तुझे ब्याज भी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, ब्याज। ठीक है भैया ले लो ब्याज। मतलब देखो कितने बदमाश मालिक है कि लोग लाभ भी ले रहे हैं और साथ में ब्याज भी क्या कर रहे हैं, वसूल रहे हैं। तो ब्याज एक तरह का क्या है, व्यापार, मतलब व्यापार के लिए क्या होता है, व्यय होता है। जो पूंजी पर ब्याज है ना, एक तरह का क्या होता है, व्यापार के लिए व्यय होता है। आई बात समझ में, क्या होता है हमारे लिए, व्यय का प्रतीक होता है, ये व्यय होता है। नहीं आया समझ में, क्योंकि हम दे रहे हैं ना ब्याज। अभी कभी भी एग्जाम में जैसे आया पूंजी पर ब्याज क्या होता है, व्यय होता है कि आय होता है, तो कंफ्यूज मत होना, सोचना अपने आप को, मैं फर्म हूँ, पूंजी में मालिक ने लगाया होगा, पैसा कौन रखा, मैं रखा हूँ, तो ब्याज कौन देगा, मैं दूंगा। मतलब क्या है मेरे लिए, व्यय है। जब मैं दे रहा हूँ तो मेरे लिए क्या, व्यय है। नहीं आया समझ में, ठीक है। तो ये पूंजी पर ब्याज संबंधी नियम। हाँ, तो पूंजी पर ब्याज संबंधी नियम मतलब पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, ये एक नियम बनाया जाता है। जनरली अगर तुम व्यापार चालू करते हो और व्यापार में पूंजी लगाते हो तो क्या उससे ब्याज भी वसूलते हो, वसूलते हैं क्या ब्याज? अपन कभी भी अपन व्यापार लगाते 5-10 लाख रुपए व्यापार में लगाए तो अपन सिर्फ लाभ की आशा रखते हैं, ब्याज की आशा रखते हैं क्या? अपन ऐसा करते हैं कि व्यापार में 10 लाख पूंजी लगाए तो उसमें अपन 10% ब्याज वसूल ले, ऐसा तो नहीं होता जनरली। तो वो साझेदार लोग के नियम के ऊपर डिपेंड करता है कि साझेदारों का नियम क्या है। उन लोग अगर बनाएंगे कि भाई हम फलाना फलाना % से ब्याज लेंगे तो ठीक है, नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे, अलग चीज़ है, होता है वैसे। क्लियर है? कि किस में निर्भर करता है, सल्लेख पे निर्भर करता है। फिर उसके बाद है आहरण पर ब्याज संबंधी नियम। क्या? आहरण पर ब्याज संबंधी। देखो आहरण पर ब्याज की क्या कहानी है, इधर देखो ना, अब चाहो तो साथ साथ लिख भी सकते हो आहरण पर ब्याज, ठीक है। ये क्या था, पूंजी पर ब्याज, उसी के नीचे लिख सकते हो, ये था पूंजी पर ब्याज। अब मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में, आहरण पर ब्याज के बारे में। तो क्या होता है आहरण पर ब्याज? देखो ये व्यापार और ये व्यापार के मालिक है। देखो व्यापार के मालिक जब व्यापार से जो कुछ भी निकालते उसको अपन क्या कहते हैं, आहरण। जो कुछ भी अपने निजी उपयोग के लिए उन्होंने निकाला उसको अपन क्या कहेंगे, आहरण। बोलो इस बार पैसा कौन रखा है, मालिक। बोलो ब्याज कौन देगा, मालिक। तो ब्याज हमको मालिक देंगे। बोलो हमारे पास पैसा आ रहा है कि जा रहा है, ब्याज हमारे पास आ रहा है, हमको ब्याज मिल रहा है ना। देखो तो ये हम व्यापार है कि हम मालिक हैं, व्यापार है। बोलो हमारे लिए आय है कि वह है, ये हमारे लिए यहाँ पे आय है कि वह है, बताइए। आय है, वेरी गुड। क्या है ये, आय, क्योंकि ब्याज हमको मिल रहा है ना, तो क्या है, आय है। तो आहरण पर ब्याज एक तरह का क्या होता है, व्यापार के लिए आय होता है। क्या होता है, आय। तो इसके बारे में भी नियम बना होता है कि आहरण, अगर कोई साझेदार फर्म से आहरण करेगा तो क्या उसको ब्याज वसूला जाएगा या ना वसूला जाएगा। अब वो साझेदारों के उस पर निर्भर करता है। अगर उनको पसंद होगा भाई हाँ ब्याज वसूलना चाहिए तो वसूलेंगे, नहीं वसूलना चाहिए तो नहीं वसूलेंगे। आई बात समझ? उसके बारे में नियम होता है। लाभ हानि विभाजन अनुपात, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो लाभ होता है ना, अभी जैसे दो साझेदार हैं, अभी दो साझेदार हैं, इनके फर्म को लाभ हुआ, सब लाभ। अच्छा लाभ होता कैसे, कैसे पता चलेगा लाभ हुआ? ये लोग क्या करते हैं, साल भर व्यापार करते हैं। सही बात है ना, साल भर व्यापार करते हैं। अब साल भर इनको आय होता है। कैसे कैसे आय होता है, माल को बेचते तो आय होता है, माल को बेचे तो आय हुआ, ब्याज मिला, किराया मिला, मतलब जितने भी आय हुए व्यापार में, जितने भी आय हुए सब आय को लोग जोड़ देते हैं। तो मान लो इनके व्यापार में कुल मिला के 1 लाख रुपए का क्या हुआ, साल भर में आय हुआ, पैसा आया माल को बेचने से, कुल मिला के इधर उधर से सब जगह से आय इनको कितने का हुआ, 1 लाख का आय हुआ। अब इन्होंने व्यापार में व्यय भी तो किया होगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी तो पड़ेगा, है ना। तो इन्होंने व्यापार में क्या किया, व्यय किया। तो मान लो इन्होंने साल भर में कुल मिला के 60,000 रुपये का व्यय किया, ठीक। यानी 1 लाख आया और 60,000 क्या हुआ, इनका खर्च हुआ, माल खरीदने पे खर्च हुआ होगा, भाड़ा वाड़ा दिए होंगे, मजदूरी वगैरह दिए होंगे, तो बहुत सारा क्या हुआ होगा, खर्च हुआ रहा होगा। तो 60,000 खर्च हुआ, तो बोलो कितना बचा इनके पास, जो बचा था वही तो लाभ है। अब बोलो इस 40,000 रुपये किसका हक है, किसका हक, आपका, साझेदार का। किसका हक है,
साझेदारों का हक है। तो किसमें बटेगा? ये साझेदारों में बटेगा। तो ये कैसे बटेगा? इसी को अपन बोलते हैं लाभ हानि अनुपात। क्या ये लोग बराबर बराबर बांटेंगे? इनका अनुपात क्या होगा? कई बार अनुपात इस रूप में होता है। अनुपात कैसा है मालूम है? जैसे कई बार देखा, जैसे दो साझेदार हैं, अब जैसे दो साझेदार है ए और बी, तो ऐसा लिखा रहेगा 3:2 सपोज। इसका मतलब समझे 3:2 का मतलब, इसका मतलब ये 3:2, 3 2 दोनों को जोड़ो 5। अगर आपको 5 रुपए का प्रॉफिट होता है तो उसमें 3 रुपए ए रखेगा, 2 रुपए कौन रखेगा? बी रखेगा। ये कहने का मतलब है। कई बार हमारे पास अनुपात ऐसा भी होता है 1:1। इसका मतलब समझे बराबर बराबर, यानी लाभ अगर 2 रुपये हुआ तो 1 रुपये एक रखेगा ए रखेगा, 1 रुपये बी रखेगा, मतलब लाभ इन लोग बराबर बराबर बांटेंगे। अच्छा, उसी जगह 3 साझेदार है मान लो और ऐसा कुछ दे दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ? मतलब इनका लाभ कितना हुआ? 4 रुपये अगर लाभ हुआ तो 1 रुपये कौन रखेगा? ए, बी 1 रुपये और सी 2 रुपये। ये एक डिटर्मिनेट करने का एक तरीका है, इसको बोलते हैं लाभ हानि अनुपात। जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो अपन क्लियर करेंगे। समझ में आया? इसी को बोलते हैं लाभ हानि क्या? अनुपात। तो उसके बारे में नियम रहता है कि इनका लाभ हानि अनुपात जितने साझेदार रहेंगे उतना लाभ हानि अनुपात रहेगा। तो उसके हिसाब से कैसे करना वो देखेंगे। साझेदारों का पारिश्रमिक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। साझेदार है, अब देखो ये व्यापार है और ये व्यापार के क्या है? साझेदार है। साझेदार है, लेकिन इसमें क्या लिखा था कि व्यापार का संचालन करना भी इनके लिए क्या है? अनिवार्य है। तो हो सकता है सब साझेदार अलग अलग काम कर रहे हो, या मान लो हो सकता है कि यहाँ पे 3 साझेदार है, सपोज लो 3 साझेदार है, ठीक है, ये तो 3 साझेदार है, जिसमें से ये वाला साझेदार व्यापार में पूरा काम संभालता है, बाकी इन दोनों घर में बैठे रहते हैं, ये लोग कुछ नहीं करते। सारा काम कौन संभालता है? यही पूरा काम संभालता है। माल खरीदना, बेचना, व्यापार को पूरा डील करना, वर्करों को मेंटेन करना, सारा काम कौन करता है? ये बेचारा गधा की तरह करता है। तो इनका समझौता होगा कि जो साझेदार काम कर रहा है उसको क्या पारिश्रमिक दिया जाएगा। अभी सब काम करेंगे तो ठीक है भाई, सब मिलके काम कर रहे हैं, लेकिन एक साझेदार काम कर रहा है, बाकी लोग बैठे हुए हैं। बैठे हुए तो मतलब इसका मतलब ये मत समझो बैठे हुए हैं, मतलब ये लोग क्या कर रहे होंगे? कुछ और काम कर रहे होंगे, मतलब इधर से कमा ही रहे हैं और कुछ और भी काम कर, खाली समय में क्या करेंगे? कोई और काम कर रहे होंगे। तो ये लोग क्या करना है अपन को देखना है कि ये अगर बंदा काम कर रहा है तो क्या इसको पारिश्रमिक मिलेगा? पारिश्रमिक मतलब समझते हो? वेतन, कमीशन, बोनस, फीस, किसी प्रकार का पारिश्रमिक अगर उसके काम के बदले में दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, इसके बारे में क्या होता है? साझेदार का पारिश्रमिक। आपकी क्या राय, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। वेरी गुड। ठीक, आगे बढ़ते। इसके बाद साझेदार के ऋण पर ब्याज। कई बार क्या होता है, साझेदार फर्म को ऋण भी देता है। साझेदार फर्म में पूंजी लगा रहा है, लेकिन अब जब एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत होती है साझेदार बोलता है भैया पूंजी के रूप में मैं पैसा नहीं लगाऊंगा, मैं ऋण दूंगा। तो बदले में उसको क्या मिलेगा? ब्याज। तो क्या उसको ब्याज दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? दिया जाएगा तो किस प्रतिशत से दिया जाएगा, उसके बारे में पूरा नियम लिखा होता है। आई बात समझ में? इसके बाद साझेदारी का समापन। जब साझेदारी का समापन होगा, हो सकता है कि एक ना एक दिन भाई कोई भी हर चीज़ का एक्सपायरी डेट होता है। जो भी चीज़ आज बनी है तो कल क्या होगी? बंद होगी। तो वो बंद कब होगी? जैसे बंद होगी तो उसका नियम क्या होगा, कैसे बंद करेंगे? कुछ नियमों का पालन करना होता है। अभी नियम में नहीं जाते अपन, तो वो नियम के बारे में लिखा होता है कैसे बंद करेंगे। पंच निर्णय संबंधी प्रावधान। इसका मतलब ये है कि जब कभी, जैसे तुम्हारे घर में अगर तुम्हारा 2 3 4 भाई बहन हो, आप लोग लड़ाई झगड़ा होता है तो उसको मतलब सॉर्ट आउट कौन करता है? मतलब उसको समझौता कौन कराता है? मम्मी पापा समझौता कराते हैं। और जब मम्मी पापा में लड़ाई झगड़ा होता है तब दादा दादी समझौता कराते हैं, नाना नानी समझौता कराते हैं। होता है कि नहीं होता? समझौता कराते हैं। वैसे ही साझेदारों के मध्य जब लड़ाई झगड़ा होगा तो उसका निर्णय कौन लेगा? पंच संबंधी निर्णय। मतलब एक पंच बनाया जाता है, एक जुडिशरी सिस्टम टाइप का लोग बना लेते हैं कि भाई कल को अगर साझेदारों के मध्य अगर लड़ाई झगड़ा होगा तो हम किसकी बातों को मानेंगे, कौन हमारा निर्णय करे। कई बार देखो ना, हमारा समाज भी निर्णय करने आ जाता है, उसी को बोलते हैं पंच। कई बार होता है ना, कुछ मतभेद हो जाता है, हम समाज तक पहुंच जाते हैं, हमारे समाज के जो पदाधिकारी हुआ के क्या करते, निर्णय करते। वैसे इनका निर्णय होता है कि भाई इनका निर्णय कौन करेगा। क्या इनका जो इनके व्यापार का जो एसोसिएशन होता है, व्यापार का भी देखना ना, एसोसिएशन होता है बहुत सारा। मतलब मेरा व्यापार है, ऐसे मेरे जैसे कई ऐसे ही व्यापार है, तो सब एसोसिएशन है, तो उन लोग आके मेरा निर्णय करेंगे या मैं कोर्ट जाऊँगा, या हम लोग कहाँ जाएंगे? कोर्ट जाएंगे, उसके बारे में निर्णय होता है। सीधा हम लोग कोर्ट चले जाएंगे। अगर 2 साझेदारों के मध्य लड़ाई झगड़ा हो गया, बिल्कुल मार पीटने के सिचुएशन में आ गए, दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन हो गए, तो इसका निर्णय कौन लेगा? इसके बारे में पूरा नियम कायदा लिखा होता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे नियम कायदे, मैं जो मेन है वो लिखा दिया। इसके अलावा बहुत सारे, जितना वो चाहे उतना नियम जोड़ सकते हैं। कई नियम हो सकते हैं, नया साझेदार आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो कैसे आएगा, उसके बारे में पूरा नियम कायदा होता है। अगर कोई साझेदार फर्म से जाएगा, अवकाश ग्रहण करेगा, तो उसके बारे में क्या नियम होगा, सारे नियम हो सकते हैं। ये एग्जाम में आपके थ्योरी में लिखने को आ सकता है, लेकिन जो मेन नियम था वो मैंने क्या कर दिया, आपको बता दिया। तो एग्जाम में लिखने को आ सकता है कि साझेदारी सल्लेख की प्रमुख बातें क्या होती है। अच्छे समझ में आ गया साझेदारी सल्लेख? एक बार रिवाइज कर ले। साझेदारी सल्लेख क्या होता है? एक तरह का लिखित प्रपत्र होता है
जिसमें साझेदारी संबंधी सारे नियम और शर्तें का उल्लेख होता है कि व्यापार को किस प्रकार हमको चलाना है, इसका सारा उल्लेख होता है। और उसमें क्या क्या खास बातें होती है ये सामने आपके सामने अवेलेबल है। आई बात समझ में? नोट कर लीजिए जल्दी से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इससे पहले हम लोग याद है साझेदारी का विशेषताएं देखे थे, तो उसमें सबसे अंत विशेषता कौन सा देखे थे बताओ? सबसे अंत विशेषता हमने देखा था असीमित दायित्व। क्या देखा था हमने? असीमित दायित्व। असीमित मतलब अनलिमिटेड, क्या इसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अनलिमिटेड, अनलिमिटेड लायबिलिटी। देखो अब ना हम लोग को ना थ्योरी को भी डीपली पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिकल को भी डीपली पढ़ना पड़ेगा। कारण क्या है? पेपर कैसे भी हो सकता है। अगर पेपर ऑप्शनल के बलबूते हुआ तो बेटा ये नॉलेज ही आपका क्या आएगा? काम आएगा। अभी क्या होता था, पेपर अगर नॉर्मल पेपर होता था तो अपन क्या करते थे, कुछ भी लिख के आ रहे, कुछ भी बना के आ रहे, कुछ तो नंबर मिल जाता था। लेकिन ऑप्शनल में क्या होगा, सही ऑप्शन को अगर टिक करोगे, मतलब ऑप्शन में क्या होगा, ए ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा। जो भी ऑप्शन करेक्ट होगा उसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा? होल करना पड़ेगा। हो सकता है माइनस मार्किंग वाला भी सिस्टम इन लोग कर दे कि अगर आप गलत क्वेश्चन को चूज़ करेंगे तो आपको माइनस मार्किंग भी हो जाए। मतलब यहाँ पे टोटल देखो नॉलेज वाला है, मतलब सबका तोड़ होता है। मतलब आज आप चीटिंग कर, मतलब ऐसा हो रहा है कि आज आप घर में पेपर दे रहे, घर से पेपर दे रहे, तो उसका भी तोड़ निकाल लिया गया है। यानी आप भाई कितना नॉलेज होगा, आप किसी से कितना पूछोगे? हर चीज़ का आंसर तो आपके सामने नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं तो आपको नॉलेज को उपयोग करना पड़ेगा ना। कितना 90 मिनट में पूछ लोगे और कर लोगे, है ना? तो वो बदल सकता है सिस्टम, ये बदला नहीं है। सीबीएसई अपना सिस्टम लॉन्च किया, अभी तुम लोग का सिस्टम लॉन्च होगा कि नहीं होगा उसके बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते, बट होगा तो जरूर, क्योंकि सीबीएसई को ज़्यादातर कॉपी करता है सीजी बोर्ड। अगर सीबीएसई का निर्णय पहले आ जाता ना पेपर कैंसिल का, तो सीजी भी क्या कर देता, पेपर को कैंसिल ही कर देता। अब उसका निर्णय नहीं आया था करके सीजी नहीं किया, सीजी अपना दिमाग लगाया। चलो खैर देखो, तो हम बात कर रहे हैं असीमित दायित्व। असीमित दायित्व का मतलब होता है बच्चों अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्या होता है इसका मतलब? अनलिमिटेड लायबिलिटी। यानी इसका जो लायबिलिटी होता है अनलिमिटेड होता है। मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो व्यापार है, इधर देखना समझना इसका मतलब, जैसे व्यापार है, अब जैसे व्यापार है, अब मैं, और ये व्यापार का मालिक है, मैं अभी साझेदारी में नहीं जा रहा हूँ, मैं साझेदारी में नहीं जा रहा हूँ, मैं नॉर्मल बता रहा हूँ। व्यापार है, ये व्यापार है और ये व्यापार का मालिक है, ठीक है। व्यापार की कुछ संपत्तियाँ हैं, मान लो इस व्यापार की कुछ संपत्तियाँ, मान लो इस व्यापार में 5 लाख रुपए की संपत्तियाँ हैं, ठीक है। और इस व्यापार के मालिक की पर्सनल प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति, इस मालिक की निजी संपत्ति जो है वो तकरीबन 10 लाख रुपए की है, ठीक। यानी इसके व्यापार की संपत्ति नहीं होगी, व्यापार में प्लांट रहा होगा, मशीन रहा होगा, फर्नीचर रहा होगा, सब संपत्ति मिला के 5 लाख वैल्यू है। और इसकी निजी संपत्ति, इसका घर रहा होगा, जमीन रहा होगा, जायदाद रहा होगा, इसकी तिजोरी में पैसा पड़ा रहा होगा, कुल मिला के 10 लाख रुपए इसकी निजी संपत्ति है। इसने ना अपने व्यापार के सामने बोर्ड लगा रखा है, मालूम किसका बोर्ड लगा रखा पता है? इस व्यापार के सामने बोर्ड लगा रखा है अनलिमिटेड का, अनलिमिटेड का उसने बोर्ड लगा रखा है। सपोज उसने क्या बोर्ड लगा रखा? अनलिमिटेड, यानी असीमित दायित्व। मतलब ये कि कल को जब व्यापार बंद होने की सिचुएशन में आएगा तो व्यापार कैसे बंद होगा? सारे संपत्ति को बेचेगा। तो मान लो सारे संपत्ति को इसने बेचा, 5 लाख आया इसके हाथ में, कितना आया? 5 लाख। तो इसके हाथ में 5 लाख रुपए आया और इसके दायित्व जो थे ना, दायित्व जो थे वो मान लो 3 लाख थे। तो 5 लाख में क्या करेगा वो? 5 लाख में से 3 लाख रुपए दायित्व वो चुकता करेगा। अब इसके हाथ में कितना बच गया? 2 लाख बच गया। 2 लाख लेकर अपने घर आ जाएगा, सही बात है, और चुपचाप बैठ जाएगा। उसका व्यापार क्या हो गया? बंद हो गया। लेकिन अगर उसके दायित्व तो मान लो 6 लाख रुपए के हुए, संपत्ति को बेचा, कितना पैसा वसूल हुआ? 5 लाख। अब उसके दायित्व तो कितने हैं? 6 लाख। बताओ ज़्यादा से ज़्यादा कितना भुगतान कर सकता है? 5 लाख ही भुगतान कर सकता है। तो 5 लाख उसने भुगतान किया, अभी और कितना भुगतान करना बचा है? 1 लाख। तो 1 लाख रुपए भुगतान करने बचा है। तो भाई इसके बोर्ड क्या लगा था उसके ऑफिस के सामने, उसके व्यापार के सामने? अनलिमिटेड, यानी असीमित का बोर्ड लगा हुआ था। असीमित मतलब ये कि 1 लाख अपने घर से लेकर आएगा। देखो उसके घर के पास में है ना 10 लाख रुपया, तो अपने घर जाएगा और 10 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए लेकर आएगा और इसको पेमेंट करेगा। अब इसके पास कितना बच जाएगा? 9 लाख रुपए। आई बात समझ में? मतलब ये है कि उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी इन्वॉल्व होगी। ओके, अब आप बोलोगे अगर सर मान लो दायित्व 12 लाख हुआ, तो अभी भी दायित्व 12 लाख बच रहा है, मान लो सब पेमेंट करने के बाद भी 12 लाख बच रहा है, जाएगा अपना पूरा घर बार बेचेगा, पूरा ये भी 10 लाख का पूरा संपत्ति बेच डालेगा। उसके बाद देगा, बोलोगे सर उसके बाद भी तो 2 लाख बच जा रहा है, तो ठीक है भैया अब डिफॉल्टर डिक्लेयर हो गया।
दिवालिया घोषित हो जाएगा। आप सड़क पे आ गया ना तो कुछ है ही नहीं उसके पास, देख लो सड़क पे आ गया वो, तो अब उसके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये असीमित है, मतलब जब तक आपको पास, जब तक आपकी भुगतान नहीं हो जाते दायित्व का, तब तक आपको भुगतान करते रहना है। आई बात समझ में? इसको बोलते हैं असीमित। ठीक है, ये होता है असीमित। लेकिन इसी के विपरीत अगर वो अपने बोर्ड में, व्यापार के बोर्ड में लिमिटेड वर्ड लगा देता, कौन सा वर्ड लगा देता? लिमिटेड। और आप हर जगह क्या देखे हो? लिमिटेड ही देखे हो, अनलिमिटेड शायद नहीं देखे होगे। लिमिटेड बोर्ड देखे हो ना बचपन से लेकर आज तक, नहीं देखे हो? हर जगह लिमिटेड 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 लिखा रहता है। अगर लिमिटेड लगाया तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए व्यापार की संपत्ति को इसने बेचा 5 लाख में, अब इसके दायित्व मान लो 3 लाख थे, 3 लाख का भुगतान किया, 2 लाख लेके अपने घर पहुंच गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मान लो व्यापार की संपत्ति 6 लाख है और उसके दायित्व कितने, व्यापार की संपत्ति को बेचा, कितना वसूल हुआ? 5 लाख वसूल हुआ, लेकिन दायित्व कितने थे? 6 लाख। बोलो भुगतान किया ना, कितना बचा? 1 लाख अभी बचा है। 5 लाख में 6 लाख भुगतान करना था उसको, 5 लाख दिया, अभी कितना बचा है? 1 लाख। कितना बचा है? 1 लाख और भुगतान करना बचा है। समझ में आया? अब क्या होगा? अब 1 लाख का भुगतान करना है, कहाँ जाएगा वो? घर नहीं जाएगा। ये हो गया इसका शॉर्ट आउट, सीधा अपने घर आ जाएगा। इसके लेनदार इसके घर तक नहीं पहुंच सकते। इसको नहीं बोल सकते देख भाई तेरे पास तो 10 लाख की पर्सनल प्रॉपर्टी ला, इन्वॉल्व कर, नहीं करेगा वो। मतलब ये है लिमिटेड वर्ड का मतलब ये होता है कि इस बोर्ड का मतलब ये है कि व्यापार की संपत्ति जब आप उसके साथ लेन देन करें, जब उसके साथ व्यापार करें, तो आपको ये बात का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई जब भी व्यापार करेंगे तो व्यापार की संपत्ति से बेचकर जितना पैसा वसूल होगा, व्यापार की संपत्ति से बेचकर जितना पैसा वसूल होगा, उतने ही पैसे का भुगतान किया जाएगा। उसके बाद अगर पैसा नहीं भुगतान किया जा सकता है, अगर व्यापार असमर्थ है भुगतान करने में, तो फिर भुगतान नहीं किया जाएगा। आई बात समझ में? उसके बाद खत्म, मतलब एक मालिक की पर्सनल प्रॉपर्टी यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होगी। ठीक है, आपकी मर्जी की बात है कि आप अपने व्यापार को सीमित बनाए या फिर असीमित बनाए। यानी देखा जा सकता है कि इसका पूंजी तक ही, इसके पूंजी तक ही इसका क्या है? अधिकार सीमित है। ठीक है, लेकिन साझेदारी फर्म में क्या होता है? उनको किसका बोर्ड लगाना पड़ता है? अनलिमिटेड का बोर्ड लगाना पड़ता है। तो ऐसे में क्या होता था? साझेदार लोग को मरते दम तक क्या करना पड़ता था? व्यापार का कर्जा को चुकाते रहना पड़ता था। गलत होता था कि नहीं होता था? यही कारण था, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। किसके लिए? व्यापार के लिए, सॉरी साझेदारी फर्म के लिए। तो कभी सुने भी नहीं होंगे तुम लोग साझेदारी फर्म के बारे में, कभी देखो कहीं साझेदारी फर्म? शायद आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा। साझेदारी फर्म हमारे देश में तकरीबन ख़त्म हो गया, लगभग 1960 1975 1970 के आसपास के बाद पूरा साझेदारी फर्म का मतलब वजूद ही खत्म हो गया, बदल गया बहुत कुछ। समझ में आया? क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुआ करते थे साझेदारी में। तो खैर इसका एक तोड़ निकाला गया। एक और ऑप्शन है आपके सामने सीमित दायित्व साझेदारी। एक और ऑप्शन है हमारे सामने, और वो क्या है ऑप्शन? सीमित दायित्व साझेदारी। सीमित दायित्व, हाँ, आपके सामने ऑप्शन ला दिया गया कि अब आपके सामने ऑप्शन लाया गया सीमित दायित्व साझेदारी। मतलब इसमें यह है कि व्यापार का जो साझेदार है अगर पैसा लगाएगा तो उनका जो पूंजी है, जो उनका जो दायित्व है, वो उनकी पूंजी तक ही सीमित रहेगा। मतलब अगर व्यापार का मालिक ने 1 लाख रुपये पूंजी लगाया ना, तो 1 लाख ही रुपये डूबेगा, उससे ज़्यादा पैसा डूबेगा नहीं। मतलब इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होगी। कल को पैसा कम पड़ेगा तो पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं इन्वॉल्व होगी। ये एक और ऑप्शन आ गया है। और इसको क्या बोलते मालूम है? सीमित, इसको बोलते हैं सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम। साझेदारी अधिनियम 2008, साझेदारी अधिनियम 2008 क्यों बोला जाता है? क्योंकि 2008 में बना है। सोचो 1932 कहाँ और कहाँ 2008। मतलब 1932 में जो खामियां थी वो किस में सुधारी गई है? 2008 में। मतलब ये कहता है कि आपको अगर 2008 में बना, भारत में बना, भारतीय बोलेंगे इसमें, ठीक है? तो मतलब 2008 में बना और बोला गया कि भाई जो प्रॉब्लम्स थे उसको यहाँ पे सॉल्व किया गया है। मतलब इसमें कि पहले क्या होता था, इसमें ऐसा खास बात रहेगा कि व्यापार का जो संपत्ति होगा तो लिमिटेड रहेगा। मतलब जो व्यापार के मालिक जो भी पूंजी लगाएंगे उतनी तक उनका दायित्व पूरा रहेगा। कल को अगर व्यापार का बंद करेंगे तो व्यापार की संपत्ति से जो पैसा वसूल होगा उसी से दायित्व का भुगतान किया जाएगा। व्यापार के साझेदार के पर्सनल प्रॉपर्टी वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होगी। ठीक है, दूसरी बात, खास बात यह कि याद करो 1932 वाले अधिनियम में क्या होता था? 1932 वाले अधिनियम में होता था कि अगर कोई साझेदार व्यापार का मालिक बनता था, उसके तमाम संपत्ति साझेदार के, तमाम दायित्व किसके? साझेदार के। लेकिन इसमें क्या होगा कि मतलब साझेदार सिर्फ पूंजी लगाएगा, उसकी तमाम संपत्ति और दायित्व पर उसको अधिकार नहीं मिलेगा। इसमें ये कहानी होती है।
एक कम्युनिटी ट्रीटमेंट होता है। तो आप बोलोगे सर हमको कौन सा पढ़ना है, हमको 1932 वाला पढ़ना है जो अभी तक पढ़ते आ रहे थे, जो अभी तक इतना लंबा चौड़ा आपने झेला, हमको वो पढ़ना है, या हमको सीमित दायित्व साझेदारी पढ़ना है? आपको सीमित दायित्व साझेदारी नहीं पढ़ना है, सिर्फ नॉलेज के लिए है। आपके बुक में भी 4 लाइन का भर इसके बारे में एक्सप्लेन है। बस आपको पढ़ना क्या है, यही 1932 ही पढ़ना और दुनियादारी कुछ नहीं पढ़ना। आपको 1900 असीमित दायित्व पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है? असीमित दायित्व वाला ही पढ़ना है। आई बात समझ में? आपको सीमित दायित्व वाला नहीं पढ़ना है। ये सिर्फ मैंने नॉलेज के लिए आपको बता दिया कि भाई ये भी एक है, ये भी एक ऑप्शन है, मैंने बता दिया। ये तो है, लेकिन आपको लग रहा होगा यार सरकार ने कुछ सोचा नहीं हमारे लिए इतना कुछ साझेदारी के बारे में, तो आपको बता दिया गया कि ये भी है, लेकिन इसके बारे में अपन को कुछ भी नहीं पढ़ना है। एग्जाम में आया तो भले आप लिख सकते सीमित दायित्व का अधिनियम 2008 है, हो सकता है एग्जाम में पूछ दे ऑप्शनल में, ठीक है। तो ये कहानी है, ठीक है। तो देखो बच्चों, आज के क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा, सारे थ्योरी बातें की। आपको लगेगा सर झेल रहे होंगे, आज हमको थ्योरी पढ़ा रहे, बड़ा बोर लग रहा होगा। भैया थ्योरी नहीं पढ़ा रहे, आप जानते हैं कि अकाउंट्स में हम थ्योरी नहीं पढ़ाते हैं, अकाउंट्स में नियम पढ़ाते हैं। और यही नियम किस में इन्वॉल्व होगा, जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनाएंगे। आई बात समझ में? तो चलो आज के क्लास में हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज हमारा थ्योरी वाला पूरा टॉपिक खत्म हो गया। आज हमने सब जान लिया, साझेदारी के अर्थ जान लिया, परिभाषा जान लिया, हमने साझेदारों के अधिकार जान लिया, विशेषताएँ जान ली, फिर हमने क्या जाना, साझेदारी संलेख के बारे में जाना, उसकी प्रमुख बातों के बारे में जाना, सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम के बारे में जाना, 2008 के बारे में जाना। तो थ्योरी वाला जो पोर्शन था हमारा वो पूरी तरीके से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम बात किसकी करेंगे आगे, प्रैक्टिकल पोर्शन की। तो आज से कर ले बात कि कल से करें, प्रैक्टिकल पोर्शन की बात कल फ्रेश माइंड से करेंगे, ठीक है। अभी थ्योरी पढ़ के थक जाते हो क्या? नहीं, चलो ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है, कल की क्लास में हम प्रैक्टिकल पोर्शन देखेंगे। ओके, थैंक यू।